Dear students, welcome to the class of Political Science. Today we will discuss Indian political thought, in which we will focus on one of the genuine as well as controversial thinker, पंडित दीनदयाल उपाध्याय. तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में. आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे कंसंट्रेट करेंगे और उसमें जो थिंकर हम पढ़ेंगे उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय. एक ओरिजिनल थिंकर भी है, साथ ही साथ कई कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ जुड़ी रही. पूरे जीवन अगर देखा जाए, जीवन से लेकर मृत्यु तक तमाम सारे उतार चढ़ाव इन्होंने जीवन में देखे. तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी थिंकर को समझने के लिए, जानने के लिए उसके देश काल परिस्थिति को जानना जरूरी है. तो इनके जीवन को अगर हम देखें तो किस समय पैदा हो रहे हैं और उसके आसपास का माहौल क्या है ये देखते हैं. तो जीवन पे सबसे पहले फोकस करते हैं. तो जीवन जो है इनका काफी उतार चढ़ाव भरा, जैसे मैंने बोला. तो किस पीरियड में? ही वॉज बोर्न ऑन 25 सितंबर 1960 इन नंगला चंदरबान विलेज, मथुरा डिस्ट्रिक्ट. अब देख सकते हैं ये आज यूपी के अंदर मथुरा डिस्ट्रिक्ट उस समय यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था 1916 के अंदर. 1916 के बाद जो इनका जीवन बीतता है, अगर हम देखें, इंडियन हिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है वो काफी पीक पे होता है. इसके बाद जब आएंगे तो महात्मा गांधी इसको ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस को, और कांग्रेस के अंदर भी तमाम तरह की चीजें बदलती हैं और पूर्ण स्वराज जैसे नारे आते हैं. तो एक तरफ आजादी का मूवमेंट पूरे पीक पे है. उसी समय में अगर हम देखें तो 1917 के बाद रूस के अंदर क्रांति के बाद सोवियत यूनियन वहां बन जाता है लेनिन की अगुवाई में. तो पूरी दुनिया के अंदर जो विचारधारा की लड़ाई थी वो भी बदल रही है कि दो तरह से दो विचारधाराएं आ गई पूरी दुनिया में, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद. तो ये देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है पूरा, अगर हम पीरियड देखें, इनका जो बाल्यकाल बीता या समय जो बचपन बीता वो ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं. वो एक तरह से पॉलिटिकली और सोशली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पीरियड था, जिसमें बहुत से चेंजेस आ रहे थे. उस चेंजेस को बचपन से दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर भी फर्क पड़ना या उसका असर होना लाजमी था, क्योंकि किसी के व्यक्ति के ऊपर उसके आसपास का जो माहौल है उसका असर पड़ेगा ही. एट द एज ऑफ 3 ही लॉस्ट हिज फादर भगवती प्रसाद. भगवती प्रसाद जी एक एस्ट्रोनॉमर थे जो बताते थे, कह सकते हैं कि कुंडली या इस तरह की चीजें देखते थे. लेकिन वो 3 साल जब इनकी उम्र थी तो ही गुजर जाते हैं. तो बचपन से ही कह सकते हैं पिता के ना होने की वजह से भी एक स्ट्रगल रही लाइफ में. लेकिन स्ट्रगल का ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ा या नकारात्मक जिसको कह देंगे वो प्रभाव नहीं पड़ता. इनके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है किसी भी चीज के ना होने का. और शायद इनकी जीवन का जो सादगी बाद में आती है उसके अंदर भी इन सब चीजों का असर रहता है. एट द एज ऑफ 7 हिज मदर पास्ड अवे टू. 7 साल की उम्र में जब उनकी माता जी भी गुजर जाती हैं तो एक अलग तरह से एक बचपन के बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आप देख सकते हैं. लेकिन उतना प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता. इस जो विकट परेशानियां इनके ऊपर आई, उनकी जो केयर है वो उनके चाचा, बाद में उनके जो मैटरनल अंकल हैं कह सकते हैं, उनके चाचा और उनके मैटरनल नाना नानी जिसको कहेंगे, आफ्टर दैट ही एंड हिज ब्रदर वाज टेक केयर बाय हिज मैटरनल एंड ग्रैंड पेरेंट्स. जो नाना नानी थे उन्होंने उनकी देखभाल की और काफ़ी इनको जो पढ़ाई में और तमाम सारी चीज़ों में जो इंस्पिरेशन देते हैं उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट के रूप में आगे बढ़ते हैं. इन जुलाई 1925 ही वॉज सेंट टू गंगापुर फॉर स्कूल. गंगापुर राजस्थान में है. इनका जो पैतृक आवास था तो मथुरा में था, लेकिन इनका जो ननिहाल था, क्योंकि उस समय इनके नाना जी पोस्टेड थे वहां पे, तो वो वहां पे राजस्थान में इनकी पढ़ाई शुरू होती है. तो स्कूल के अंदर ये काफी अच्छा करते हैं और वहीं से समझ सकते हैं. और बचपन से ही चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से देखने की आदत इनको हो जाती है, क्योंकि जो हमने जैसे बताया कि उस उम्र में आसपास के माहौल में तमाम तरह के आंदोलन हो रहे थे.
अगर देखें तो उत्तर प्रदेश एक गढ़ था आंदोलनों का, इसके साथ ही अगर राजस्थान और बीच में दिल्ली पड़ता है, तो ये सारे एरिया के अंदर एक आंदोलन चल रहे थे। उस आंदोलन के अंदर सीधे सीधे उस समय तो पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको समझ में आना इनको बचपन से ही समझ में आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, he passed his high school first division and got a scholarship of 10 रुपये from महाराजा कल्याण सिंह। बचपन में फिर उनके अंकल उनको पढ़ाना शुरू करते हैं और हाई स्कूल में जब जाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। उस समय इंडियंस के लिए फर्स्ट डिवीजन पास होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स तो पढ़ाई में बहुत आगे थे, लेकिन इंडियंस जो थे वो पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे। इससे खुश होकर वहाँ के जो महाराज होते, महाराजा कल्याण सिंह, वो इनको पैसे भी देते हैं, कुछ इनाम भी देते हैं, कुछ किताबें भी देते हैं, और साथ ही साथ 10 रुपये महीने की इनको स्कॉलरशिप देते हैं कि आगे पढ़ाई ये कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि गरीब घर के थे तो पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती थी। और उस समय की पढ़ाई जो थी वो ब्रिटिशर से कम्पीट करना होता था, और वहाँ पे वो अच्छा कर रहे थे, तो इनके जो चाचा थे और इनके नाना नानी भी इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बाद में ये जब अच्छे स्कोर्स लाते हैं तो 1935 ही ज्वाइन द बिरला कॉलेज पिलानी, आज जिसको हम बिट्स पिलानी के रूप में जानते हैं, या मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं और उस स्कॉलरशिप के बदौलत उसमें आगे बढ़ पाते हैं। He passed intermediate with distinction and got scholarship from घनश्याम दास बिरला। अब उसके बाद जब इंटरमीडिएट में जाते हैं वहाँ भी डिस्टिंक्शन और भी अच्छा करते हैं, और क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलता है उसके बाद और अच्छा करते हैं, डिस्टिंक्शन लाते हैं, और उनको स्कॉलरशिप फिर से मिलती है 10 रुपये की। आगे भी घनश्याम दास बिरला, जो बिरला कंपनी जो थी उसके मालिक और उस बिट्स पिलानी के भी कह सकते हैं ट्रस्टी थे, उन्हीं ने बनाया था वो कॉलेज, और वो भी उनको आगे पढ़ने के लिए गए थे। इसके बाद ये कॉलेज में आते हैं। ही ज्वाइन सनातन धर्म कॉलेज इन कानपुर आ जाते हैं। कानपुर के अंदर ही इनके जीवन की जो गतिविधियां हैं वो शुरू होती हैं। इससे पहले ये पूरा एकाग्र मन से कह सकते हैं पढ़ाई ही कर रहे थे, बाद में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविज्म जिसको हम कहेंगे वो भी शुरू करते हैं। यहीं पे आके ये पहली बार आरएसएस को जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की लोगों से मुलाकात होती है। बाद में ये काफ़ी प्रभावित होते हैं आरएसएस की जो कार्यशैली थी, जिसके संस्थापक गोलवलकर होते हैं, और गोलवलकर उस समय या इसके आइडियोलॉग जो थे वो सावरकर जैसे लोग थे। तो सावरकर जो हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, या गोलवलकर भी उस तरह के आइडिया को लेके चलते हैं। उसी समय भारत के अंदर धीरे धीरे जो 2 नेशन थ्योरी का जन्म हो रहा था, एक नेशन मुस्लिम्स का, दूसरा हिंदूज का, और काफ़ी जो वैमनस्व था या हेट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। मुस्लिम्स को अलग से वो जो रिप्रेजेंटेशन की डिमांड आती है उनकी तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, उसका विरोध काफ़ी हिंदू जो सोसाइटी थी उसमें काफ़ी होता है कि किसी भी कीमत पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। ऑल्दो कांग्रेस जो थी उस समय वो इस बात पे एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, माइनॉरिटीज़ को तो स्पेशल स्टेटस मिल सकता है, और स्पेशल स्टेटस में क्या मिलता है उनको? सेपरेट इलेक्टोरेट है। ये जो मिलता है इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच की डिवाइड जो है, जो खाई है, जो डिवीजन है, वो बढ़ जाता है। और कह सकते हैं कि इसमें आरएसएस या उस समय हिंदू महासभा जो सावरकर है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो इसके अगेंस्ट में होते हैं, और इसकी वजह से ही कांग्रेस और गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब एक यंग एज पे दीनदयाल उपाध्याय को इन सारी चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ता है, वो काफ़ी पढ़ते हैं। उसके बाद जब आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में हेड गवर्नर से मिलते हैं जो उस समय आरएसएस के चीफ थे, और उनके इन्फ्लुएंस में आके ये आगे के आरएसएस के होल टाइम मेंबर बन जाते हैं, और पूरी जिंदगी आरएसएस की एक्टिविटी आरएसएस को दे देते हैं। अब ही ज्वाइंड आरएसएस 1930, ऑफिशियली 1937 में ये ज्वाइन करते हैं, केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हेड गवर्नर, और इसकी वजह से आरएसएस की एक्टिविटीज़ को पूरा टाइम देने की वजह से उनका आगे एमए करने का जो प्लान होता है वो आगरा कॉलेज से